Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium. So last time we have to cover chapter number 4. Chapter name next chapter number 3. So now start a new chapter, chapter number 4. Chemical bonding and a molecular structure. So the atom जो है वो फर्स्ट आपको बात समझनी है एटम और मोलिक्यूल की. तो जो मैटर है वो काफ़ी सारे एटमों से बना हुआ है और जो एटम है वो इजीली एग्जिस्ट नहीं होते. कैसे? आइसोलेटेड स्टेट में. आइसोलेटेड स्टेट यानी कि सिंगल स्टेट. तो सिंगल स्टेट में एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं. तो ये एक आपको बात समझनी है, एटम कैसे एग्जिस्ट होते हैं इन अ मोलिक्यूल फॉर्म. उसके बाद नोबेल गैसेस का बात करते हैं. तो नोबेल गैसेस का जो स्टेट है वो किस टाइप का स्टेट है कि उसमें जो लास्ट ऑर्बिटल्स होंगे वो कम्प्लीटली फुल होंगे. कम्प्लीटली फुल होने की वजह से क्या होगा, उसमें इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी. तो इसलिए वो अकेले एग्जिस्ट हो सकते हैं. नोबेल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनेडियम एंड लास्ट में ऑर्गेनिज्म ओजी. तो ये जो सारे हैं वो कैसे हैं, एग्जिट हो सकते हैं ऐसे सिंगल फॉर्म में आइसोलेटेड स्टेट में. बाकी जो सारे हैं वो जैसे कि मेटल है, नॉन मेटल्स है, मेटालॉइड्स है, वो सारे ओनली एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, किसी ना किसी फॉर्म में कंबाइन हो सकते हैं. तो ये जनरल बात हुई. उसके बाद सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं. जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोनो यानी कि सिंगल. तो नोबेल गैसेस है वो कैसे फॉर्म में होंगे, मोनो के फॉर्म में होंगे. तो इस तरह से क्या होगा, एक बात कंप्लीट हुई आपकी कि ये मोनो यानी सिंगल्स फॉर्म में होंगे. उसके बाद होमो डाई एटॉमिक, एक वर्ड आपको समझना है. होमो डाई एटॉमिक यानी कि क्या, होमो यानी कि सेम, डाई यानी कि टू, जैसे कि O2 है, N2 है, H2 है, Cl2 है. ये कैसे एग्जाम्पल हुए, होमो डाई एटॉमिक के एग्जाम्पल हुए. क्लियर. उसी तरीके से नेक्स्ट क्या हुआ, दूसरा एग्जाम्पल हिट्रो डायटोमिक के फॉर्म में, यानी कि होमो की जगह पे क्या यूज करेंगे हम, हिट्रो, और डायटोमिक ऐसे ही रखेंगे. तो जैसे कि डाई एटोमिक यानी कि क्या, टोटल कितने होंगे उसमें, 2 होंगे. तो अगर उसमें 2 है तो यहाँ पे जैसे कि HCl का एग्जाम्पल ले लो, HF का एग्जाम्पल ले लो. तो ये सब क्या हुए कि Cl का एग्जाम्पल. तो ये क्या हुआ, डायटोमिक हुए, बट कैसे, हिट्रो है यानी कि HCl. दोनों एटम जो है वो कैसे है, डिफरेंट एटम है. ये बात हुई. अब आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हिट्रो पोली एटॉमिक. पोली एटॉमिक का मीनिंग क्या होगा, मोर देन वन. तो उसमें होमो की बात करेंगे तो एग्जांपल क्या आएगा, P4 आएगा, S8 आएगा, सॉरी P5 आएगा, S8 आएगा. ऐसे जो सारे एग्जांपल है वो किस में आएंगे, पोली एटॉमिक में आएंगे. और किस टाइप के, होमो में. जैसे कि डिफरेंट की बात करते हैं तो हिट्रोपोली एटॉमिक में कौन कौन से आएंगे, Fe2O3. दूसरा किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, Al2O3, K2CrO4. तो भाई काफी सारे कंबाइन फॉर्म में आ सकते हैं. अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग की, यानी कि अब स्टेबिलिटी और एनर्जी के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो उससे आपको आगे ये सारी इंफॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको आगे के टॉपिक समझने में हेल्प करेगी. तो हमें पता है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका हॉट फूड होगा, फूड, तो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, जैसे कि हॉट फूड होगी तो उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी फार डिस्टेंस से आती है. कूल फूड होगा उसमें से जो स्मेल आती है वो आपकी डिस्टेंस काफ़ी कवर नहीं करती, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस कवर करती है. तो इट मीन्स जैसे टेम्परेचर हाई होगा, जैसे कि आपका फूड हॉट है, तो उसकी जो स्मेल है वो आपको सेवरल मीटर से आ जाएगी. तो उसका रीज़न क्या है कि उसमें जो पार्टिकल्स है वो कैसे स्टेट में होंगे, उसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी. तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी. हाई एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे, उसकी मूविंग फास्ट हो जाएगी. यानी कि ये एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है
किसी भी पार्टिकल्स की एनर्जी हाई होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? क्योंकि फूड है वो अगर हॉट होगा तो उसकी जो स्मेल है वो आपको फार डिस्टेंस से आती है। उसका रीजन क्या है कि उसको एनर्जी हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। इट मीन्स एनर्जी हाई है तो वो कैसा डिस्टेंस कवर करेगा? फार डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि उसकी मूविंग स्पीड कैसी होगी? हाई होगी। अगर मूविंग स्पीड हाई है तो स्टेबिलिटी लो होगी। तो इसलिए आपको रिलेशन समझना है, रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी कि स्टेबिलिटी होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बात करते हो तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। तो एक बात आपको समझ लेनी है। तो बाकी जो सारे एलिमेंट है वो क्या करेंगे? अपनी स्टेबिलिटी, एटम है वो क्या करेंगे? अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो क्या करेंगे? लूज ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी को कम करेंगे और ट्राई टू स्टेबिलिटी। तो यही हमारी डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड की द अट्रैक्टिव फोर्स और अ फिजिकल फोर्स, ऐसा भी बोल सकते हो आप। वन टाइप ऑफ फोर्स वो क्या करता है? विच hold various constituents। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मीनिंग क्या होगा? एटम ले सकते हो, यहाँ पे आयन ले सकते हो, ईटीसी बोथ कैन बी पॉसिबल टूगेदर in a different form, in a different chemical species. This is called chemical bond। तो उसको ही हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो उसको बोलेंगे हम केमिकल बॉन्ड। अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि फिर से एक बार समझो, जैसे कि हम HCl की बात कर रहे हैं तो ये जो एटम है वो एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे होते हैं? कौन सा उस पर फोर्स लगता है? किस टाइप का उसमें अटैचमेंट होगा कि ये जुड़ कैसे रहे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? तो उसका रीजन क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स वर्क बिटवीन दिस टू एटम्स एंड होल्ड constituents। it means these two particles of atom together in a different chemical species is called chemical bonding। तो ये चैप्टर में हमें ये सीखना है कि ये जो एटम है वो किस तरह से जुड़ रहे हैं, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा फोर्स है, किस टाइप का फोर्स वर्क कर रहा है, कितना फोर्स वर्क कर रहा है, किस तरह से वो अरेंज होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमें ये चैप्टर में लर्न करनी है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझाने के लिए पहले दो साइंटिस्टों का नेम था कॉसेल एंड लेविस। दोनों का कंबाइंड नेम दिया है आपको, कॉसेल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में उन दोनों का अप्रोच क्या था वो समझते हैं। The formation of chemical bond in the term of electrons, a number of atom were made। तो हमें पता था कि नंबर जो इन 1916, क्योंकि ये जो बात है वो 1916 की बात है, यानी कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन अ टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में उस टाइम पे इंफॉर्मेशन कितनी थी? इन अ टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ नंबर ऑफ एटम वर मेड, बट इट वाज ओनली इन 1916 व्हेन कैसल एंड लेविस suggested independently in given satisfactory explanation they were first provide some logical explanation of valence which was based on noble gases। तो ये जो किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में वो समझते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया, लेविस की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लेविस की। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो पहले तो वैलेंसी की बात, वैलेंस सेल की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आता है? फ्लोरीन एंड नियोन।
क्लियर है। तो हाइड्रोजन के पास तो लास्ट वैलेंस सेल की बात करते हैं। वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल में क्या होगा कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके पास लास्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे, 1s2 2s1। उसके पास लास्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे, तो लिथियम है 1s2, टोटल 3 है ना, तो 1 रहेंगे। उसके पास कितने रहेंगे, बेरिलियम के पास 2 रहेंगे, बोरॉन के पास 3 रहेंगे, कार्बन के पास कितने रहेंगे, लास्ट वैलेंस सेल में 4 रहेंगे। तो अगर ये जो सारे जो एलिमेंट है वो तो क्या करेंगे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी नोबेल गैसेस जैसी उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है, नोबेल गैसेस जैसा उसको बनना है। क्योंकि नोबेल गैसेस जैसा बनने के बाद क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नियॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने रहेंगे लास्ट ऑर्बिट में, 5 रहेंगे। ऑक्सीजन के पास 6 रहेंगे। उसके बाद क्या आता है, फ्लोरीन के पास 7 रहेंगे, नियॉन के पास तो 8 रहेंगे। तो ये जो लास्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, बट वो काफ़ी डिफिकल्ट है। उसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल है नहीं, न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रीजन की वजह से वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो क्या करते हैं, वो सारे एक्सेप्ट करते हैं, राइट, एक्सेप्ट करते हैं। तो अब उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, उसकी वैलेंसी मिलती है, वैलेंसी मिलती है ना। तो वैलेंसी फाइंड की उन्होंने कि यहाँ पे लिथियम की वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। अब यहाँ से उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 8 - 5 हमने लास्ट टाइम सीखा था हमने। तो ये ऑक्सीजन का 8 - 6 यानी कि 2 हो गया। फ्लोरीन का 8 - 7 यानी कि 1 हो गया, उसका तो 0 ही है, स्टेबल फॉर्म में है। तो ये बात हुई। अब उसको एक्सप्रेशन किया, ये जो फॉर्म है, तो लिविस ने उसको एक्सप्रेशन किया केमिकल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में। जैसे कि उन्होंने एज्यूम किया कि जो एटम है ना वो क्यूब के फॉर्म में। लिविस ने क्या किया, एज्यूम किया कि जो एटम है वो क्यूब के फॉर्म में है। तो इसलिए हमने क्यूब ड्रॉ किया है, यहाँ पे क्यूब ड्रॉ करते हैं। जो एटम का जो स्ट्रक्चर था उन्होंने एक क्यूबिकल शेप में ले लिया। तो उसके कितने एज आते हैं, 4 5 6 7, और ये क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर। तो उसके सेंटर में क्या लिखा हमने, यहां पे जो मैं राउंड कर रहा हूं वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका सेंटर इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या है, उसका न्यूक्लियस, किसका, एटम का। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोलेक्यूल होगा, पर्टिकुलर एटम होगा, तो उसका न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो उसके कितने एज आ गए उसके, ऐसा उन्होंने थियरी प्रपोज की थी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक 11 है, किस तरह से अरेंज होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक जाएगा। 6 + 2 8 + 2 10, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। बट हमें तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्लियर। तो वैलेंस कितने हुए, उसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। तो इतनी चीजें होती है। प्लस ये जो सेल है, तो पार्टिसिपेट कौन करेगी, उसकी वैलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे आगे ये केमिकल बॉन्डिंग में। तो उसको क्या दे दिया उन्होंने, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ऐसा नेम दे दिया। और एक नया वर्ड्स प्रपोज किया, जो वर्ड का नेम है कर्नेल। लिविस ने एक वर्ड दिया कर्नेल। अब आपको समझना है कर्नेल मीन्स व्हाट। सो कर्नेल यानी कि
न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ये आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन, आप समझ में आ गया आपको क्लियर? न्यूक्लियस इनर सेल इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अलावा बाकी जो सारे रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो इलेक्ट्रॉन का नेम दे दिया उसने इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। सो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस दोनों को मिला के जो मिलता है पार्ट्स, उसका नेम दे दिया कर्नेल्स। और क्लियर हुआ ये वर्ड्स? ये उसके बाद ये जो यहाँ पे समझते हैं, तो जैसे कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए हमने लास्ट में 1 है, उसी तरीके से आप क्लोरीन का देखोगे, Cl का देखोगे तो क्या आएगा Cl का 1s2 2s2 2p6, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s2 कितने हुए 12 प्लस 5, तो ये ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितना बाकी है, उसको ओनली 1 चाहिए और इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो दोनों क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड क्रिएट करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कैटायन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एनायन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है, ये क्यूब एज्यूम किया, एटम का जो स्ट्रक्चर होगा उसको एक क्यूब के फॉर्म में एज्यूम किया, और उसके जो कॉर्नर है क्यूब के, यानी कि जो उसका एटम है उसका क्यूब का, उनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास तो लास्ट में तो कितने हैं, एक ही है। अगर ये Na का एज्यूम करे तब उसकी जगह पर हम Cl का एज्यूम करें तो बाकी कितने इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही, ऐसे सभी कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, 7 लास्ट में है इसलिए, तो एक ही बाकी है, तो वो क्या करेगा, उससे Na से ले लेगा, तो इस तरह से उसकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ये जो कॉर्नेल ने एज्यूम किया वो इस तरह से उन्होंने स्पेसिफाई किया कि इस तरह से वो होता होगा। तो ये एक आपको बात यहाँ से अंडरस्टैंड करनी है, क्लियर? तो इस पे क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और स्टेबिलिटी करने की ट्राई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद लिविस ने सिंबल दिया, तो वो सिंबल का टॉपिक आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, लिविस सिंबल। ये जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग में जो है ना आपके पास कॉसेल एंड लिविस, उसका काफी सारा कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, एटम को कॉर्नेल के फॉर्म में लिया, क्यूब के फॉर्म में लिया, कॉर्नेल का वर्ड, न्यूक्लियस पर जो रिएक्शन में पार्ट नहीं करते वो स्टेबल फॉर्म में जो कंप्लीटली फिल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको हमने इनर सेल नेम दे दिया और ये नेम दिया। अब उसके सिंबल की बात करते हैं, तो सिंबल उन्होंने किस तरह से रखा, हाइड्रोजन, हीलियम, नियन को यहाँ पे रख दो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन के पास 1 इसलिए यहाँ पे रखा है, उसके पास 2 है यहाँ पे रखा। नियॉन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इस तरह से रखा। लिथियम के पास 1 है, बेरिलियम के पास 2 है, बोरॉन के पास 3 है, कार्बन के पास 4 है, तो उसको क्या दे दिया, उसके पास जो भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हमने सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। Na के पास फिर कितने रखे उसने, 5 थे ना उसके पास, यहाँ पे कितने थे, 6 रहेंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 7 रहेंगे, और यहाँ पे कितने रहेंगे, 8 रहेंगे कंप्लीटली फिल, तो उसके पास 8 रहेंगे। तो क्लियर हुआ इस तरह से, तो ये उसने सिंबल दे दिया। अब उसकी वैलेंसी की जो पोजीशन थी, जैसे कि ये जिस तरह से उसके पास इलेक्ट्रॉन थे ना वैलेंस सेल में, उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि इस तरह से हम देखोगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये इतने लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिंबलाइज कर दिया लिविस ने। अब एक बात आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है वो बाद में फेल हुआ, और बाद में क्यों फेल हुआ, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए ही एग्जिबल है, क्यूब फॉर्म, क्योंकि ये जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट करके, तो वही फॉर्म के लिए ही वो एग्जिस्ट और एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। वो बाद में सीखेंगे, बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कैसोल इन अ रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रॉ अटेंशन द फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी कि कितने ऐसे जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।